आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम ने भरी चुनावी हुंकार, भाजपा को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने किसानों और संतों से मांगा आशीर्वाद, भारी बारिश के बीच सभा को किया संबोधित। भोपाल में दिखा वायुसेना का शौर्य, देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। शराबबंदी को लेकर कवासी लखमा का बड़ा बयान, ग्राम सभा के चाहने पर हो सकती है शराबबंदी। जमीनी मामले में एनजीटी हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी टीएस सिंहदेव को दी क्लीन चिट। वन विभाग ने चकलोन प्रजाति के सांप को बरामद कर 6 आरोपियों को पकड़ा। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को सिख समुदाय ने दिया समर्थन, जबलपुर में किया यात्रा का स्वागत। आवास योजना के नाम पर सरपंच पति कर रहे अवैध वसूली, पीड़ितों ने की उच्चाधिकारियों से शिकायत। सीतापुर में खेल महोत्सव 2023 का आगाज, प्रतिभागियों में खास उत्साह देखा जा रहा। छिंदवाड़ा में डॉक्टर दंपत्ति पर हुई फायरिंग, दोनों की मौत। पन्ना जिले में डेंगू का कहर, मरीजों को नहीं मिल रहा ठीक से उपचार। बाइक सवार पर अज्ञात युवकों ने किया हमला, विक्टोरिया अस्पताल में चल रहा उपचार। पर्यावरण को बचाने छात्राओं और शिक्षकों की पहल, जनता का भी मिल रहा सहयोग। गौरेला के बंद पड़े सिनेमा हॉल में लगी आग, लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री परिवर्तन यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए इसे घोटाले की सरकार कहा। मोदी ने जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। आम चुनावों के चलते प्रदेश में देश के मुखिया की सभा का आयोजन बिलासपुर में रहा, जहां मोदी अपने अंदाज में कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर भरपूर प्रहार करते हुए नजर आए। मोदी एक तरफ भारी जनसैलाब को देख गदगद दिखाई दिए और जनता से जुड़ने के लिए स्थानीय भाषा में अभिवादन करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे बजट का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने कभी किसी राज्य से भेदभाव नहीं किया। हमने रेलवे के बजट जो यूपीए सरकार के दौरान 300 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 6000 करोड़ किया। केंद्र ने प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ ही उज्ज्वला योजनाओं का भी पूरा लाभ घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं 1 वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस सभा के दौरान प्रदेश की सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए प्रदेश में हुए शराब घोटाले, पीएससी घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो गोबर तक को नहीं छोड़ा और युवाओं के साथ छलावा किया। पीएम का कहना था कि हमारे द्वारा हर गरीब की थाली तक भोजन की व्यवस्था कोरोना काल के दौरान ही की गई है, लेकिन प्रदेश की सरकार पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ घोटाले ही करते रही। जब हमारे द्वारा दिए गए सहयोग की तारीफ इनके ही डिप्टी सीएम के द्वारा की गई तो पूरी पार्टी ही उनके पीछे पड़ गई। कांग्रेस ने यहां शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। कांग्रेस ने गौ माता के नाम पर भी घोटाला किया है। साथियों,
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। पीएम मोदी ने जहां हर एक कार्यकर्ता से अपने बूथ के प्रत्येक घर में कमल खिलाने की अपील की, वहीं महिलाओं को उज्ज्वला योजना और महिला आरक्षण बिल के द्वारा उन्हें सशक्त किए जाने की बात कहते हुए पूरे प्रदेश में भाजपा को आशीर्वाद की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब का बेटा जो सबके दुख दर्द को समझता है वो फिर से चुन कर आए। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान युवाओं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी उनके हर सपने साकार कांग्रेस कर ही नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले के साकर दाहरा में आयोजित राष्ट्रीय संत सम्मेलन एवं किसान मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। भारी बारिश के बीच इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु और किसान उपस्थित रहे। राजनांदगांव जिले के मोक्षधाम साकर दाहरा में राष्ट्रीय संत सम्मेलन एवं किसान मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिरकत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां संतों का स्वागत किया है। वहीं संतों ने मुख्यमंत्री को धार्मिक वस्त्र उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार में बैठकर हमारा उद्देश्य सेवा करना है। हमारी सरकार ने 5 वर्ष पूरे कर लिए। इन 5 वर्षों में कोरोना सहित कई समय चुनौतीपूर्ण आए, लेकिन संतों और किसानों के आशीर्वाद से हमने हर चुनौती का सामना किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गाय के नाम से बड़ी राजनीति हो रही है। हमने 10,500 गौठान बनाया है। हम सबकी आस्था गौ माता में है। कुछ लालची किस्म के लोगों ने गौशाला के नाम पर बहुत पैसा खाया है, इसलिए हमने गौठानों का निर्माण किया है। गोबर खरीदी शुरू की। 12 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया। गोबर से कई तरह के उत्पाद आज बनाए जा रहे हैं। गोबर से 4 लाख लीटर पेंट बना लिया गया है, जिससे स्कूल, कॉलेज, शासकीय भवनों की पुताई होगी। गोबर से एक बड़ा व्यापार खड़ा हुआ है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साकर दाहरा को पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की है। हमारी सरकार ने काम करते हुए लगभग अब 5 वर्ष पूर्ण कर लिए। इन 5 वर्षों में अनेक ऐसे अवसर आए कि हम लोग ये काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप सबको पता है कोरोना काल आया। कोरोना में विकट संकट, पूरे ये वैश्विक महामारी, उस समय किसानों को हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ मातारी भी कृपा रही, संत महात्माओं का आशीर्वाद दिया और अन्नदाताओं का बड़ा विश्वास हम पर रहा है और इस कारण से निरंतर राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित है। इस पूरे आयोजन का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि संत और किसान को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों की सेवा कर रही है। दोनों को एक मंच पर लाने के लिए इस आयोजन की परिकल्पना की गई। एक वर्ग पर, एक समाज पर नहीं करे, हर समाज पर छत्तीसगढ़ के किसान समाज हो, मजदूर समाज हो, महिला दीदी हो, आदिवासी भाई हो, चाहे संत समाज हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, ये छत्तीसगढ़ के कोनों में नहीं छोड़ी कि अगर विकास न करे हो। राष्ट्रीय संत सम्मेलन एवं किसान मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित संतों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता, आपसी प्रेम, भाईचारा का संदेश दिया और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने वालों को करारा जवाब दिया। इस अवसर पर भारी बारिश के बीच भी लोग सिर पर कुर्सियां उठाए मुख्यमंत्री को सुनने खड़े रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, क्षेत्र के किसान और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कुणाल और परमेश्वर के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज।
भोपाल के भोजताल पर वायुसेना का 91वां वर्षगांठ समारोह आयोजित हुआ, जहां 65 लड़ाकू विमानों ने वायुसेना का शौर्य दिखाया। आमतौर पर ईद या दशहरा पर निकलने वाली भीड़ की तरह राजधानी भोपाल के निवासी अल सुबह से शहर की सड़कों पर थे। हर कदम वीआईपी रोड या बोट क्लब की तरफ बढ़ना चाहता था। कश्मकश का आलम यह था कि बड़े वाहनों से लेकर दो पहिया साधनों तक बात बनती नजर न आई, तो लोगों ने पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। नए और पुराने शहर के कई इलाके इस मशक्कत में जाम की गिरफ्त में आ गए और लोगों ने जहां तक पहुंच गए थे वहीं से अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठा दी। देश का सबसे बड़ा एयर शो राजधानी में हुआ, जहां फ्लाइट पास्ट में लड़ाकू विमान सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, LCA तेजस, हॉक, हेलीकॉप्टर चिनूक, MI-17 V5, चेतक और परिवहन विमान ने शक्ति प्रदर्शन किया। एयर शो में सबसे बड़ा माने जाने वाला यह शो बड़े तालाब पर किया गया। इस नज़ारे को आसानी से देखने के लिए बोट क्लब और VIP रोड को दर्शक दीर्घा बनाया गया था। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए लोगों की कदमताल अल सुबह से शुरू हो गई थी। शो के समय से बहुत पहले पहुंचे लोगों के बीच उत्साही लोगों की आमद का सिलसिला शो खत्म होने तक जारी रहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वायुसेना प्रमुख VS चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल विभास पांडे के साथ वायुसेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोट क्लब पर पहुंचकर इस कार्यक्रम का आनंद लिया और सेना के साथ ही भोपाल की जनता को धन्यवाद कहा। आज भोपाल के आसमान में हमारे वायुसेना की जाबाजों ने जैसा प्रदर्शन किया वो अद्भुत था, और उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ऐसी वायुसेना के रहते हुए, ऐसे जाबाज पायलट्स के रहते हुए हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं वायुसेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह आयोजन किया। मैं भोपाल की जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारी वायुसेना की वीरता देखी। फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं, वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बना पोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला MLA का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम सभा न चाहे तब तक प्रदेश में शराबबंदी संभव नहीं। लखमा का कहना है कि शराब जब कोरोना काल में बंद थी तब दूसरे नशीले पदार्थ की बिक्री में इजाफा हुआ था।
प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है। दोनों दल के प्रमुख नेताओं का दौरा भी बस्तर में शुरू हो गया है। नवंबर और दिसंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में बस्तर को सभी दल फतह करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस दोबारा बस्तर की सभी 12 सीटों में कब्जा जमाए रखने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में प्रदेश के आबकारी व बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमत जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ग्राम सभा नहीं चाहेगी तब तक शराबबंदी नहीं हो सकती। बस्तर के आदिवासी अब अन्य पार्टियों से जुड़ने के बाद शराब छोड़ रहे हैं और शराब कम पी रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह कोविड काल में शराब नहीं मिलने से रायपुर और बिलासपुर में अन्य लोग नशीली चीज़ों का सेवन करने से लोगों की मौत हुई थी, उससे सरकार को बड़ा झटका लगा था और तभी शराबबंदी को लेकर समिति गठन किया गया था। कवासी ने बताया, जिन प्रदेशों में शराबबंदी है वहां भी शराब बिक रही है। गुजरात और बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करना ठीक नहीं होगा। आदिवासी लोग लगभग कुंभुष्या पार्टी में, इस पार्टी में, उस पार्टी में जाके दारू छोड़े। यहाँ ज्यादा दारू नहीं पी रहा है, ज्यादा दारू पी के कभी मर रहा है ना कुछ होता है। छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पंचायत, ग्राम पंचायत का अधिकार है, सरकार को नहीं है। और 7 महीना दारू बंद किया था, 6 लोग रायपुर में मर गए, 6 लोग बिलासपुर में मर गए दूसरा दवा पी के। ऐसा मरवाना है क्या? गरीब आदमी को जेल भेजना है क्या? इसलिए हमारा सरकार, मैं जब तक मेरा व्यक्तिगत पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तिगत विस्तार, तो दारू बंद करना बेवकूफी है। बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत चर्चित शिवसागर तालाब जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी राहत दे दी है। एनजीटी हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सिंहदेव को क्लीन चिट दे दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले शिवसागर तालाब के मामले पर उन्हें क्लीन चिट के बाद टीएस सिंहदेव इस मामले से पूरी तरह बरी हो गए हैं। इस मामले की जानकारी टीएस सिंहदेव के अधिवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। आइए आपको सुनाते हैं इस राहत पर डिप्टी सीएम के वकीलों का क्या कहना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भूमि के संबंध में आरोप लगाया जा रहा था, ये इनकी पैतृक संपत्ति है। टीएस सिंहदेव जी की पैतृक संपत्ति है, जो उनके पूर्वजों द्वारा भारत शासन से वर्ष 1948 में हुए अनुबंध के तहत अपने निजी स्वामित्व में रखा गया। ये जो भूमि है खसा नंबर 3467, जिसका रकबा 52.46 एकड़ है, ये राजस्व पत्रों में जरूर शिवसागर बांध के रूप में अंकित है, लेकिन कभी भी इसमें पूरे क्षेत्र में पानी नहीं रहा। इसके तालाब के लगभग 52 एकड़ में से 21 एकड़ में ही पानी था और शेष भूमि खुली थी। इस आधार पर जो है इनकी ओर से कलेक्टर सरगुजा के समक्ष नोयत परिवर्तन का एक आवेदन दिया गया। स्थिति स्पष्ट हो गई कि ये जमीन टीएस सिंहदेव जी के सेटलमेंट प्रॉपर्टी रही है और माननीय हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिए हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो उनमें एक एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया कि कई न्यायालयों में इन्होंने कुछ साक्ष्य को पूरा प्रस्तुत नहीं किया था और जब हमारे एडवोकेट के माध्यम से वो चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष गया तो सब चीज़ें क्लियर हो गई। अंबिकापुर से प्रदीप मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज। जबलपुर के कैंट विधानसभा के रांझी क्षेत्र से कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें यात्रा प्रभारी राहुल सिंह, सांसद विवेक कृष्ण तनखा शामिल हुए। वहीं यात्रा के दौरान मस्ताना चौक में मंच लगाकर निर्भव निर्वर सेवक जत्थे के सिख समाज ने जन आक्रोश यात्रा का स्वागत किया और कांग्रेस की जीत के नारे लगाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जगह जगह जन आक्रोश यात्रा निकालकर शिवराज सरकार की नाकामी को गिना रही है। कुछ यही नजारा दिखा जबलपुर के कैंट क्षेत्र में, जहां यात्रा प्रभारी राहुल सिंह, सांसद विवेक कृष्ण तनखा शामिल हुए। इस दौरान सिख समाज के प्रिंस भसीन ने कहा कि रांझी सिख समाज ने जन आक्रोश यात्रा का स्वागत करते हुए अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। साथ ही कैंट विधानसभा में विगत 30 सालों से भाजपा के विधायक हैं। अब समय आ गया है कि अब कैंट में सूखा खत्म होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस कैंट से विजय होते हुए प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दूसरी तरफ सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने दावा किया कि यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब युवाओं का समय आ गया है। वहीं कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है। आने वाला समय युवाओं का है।
आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस के युवाओं के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमने अपने सिख समाज ने, निर्भव निर्वैर सेवक जत्थे ने, रांझी पूरा सिख समाज ने जन आक्रोश रैली का बिल्कुल स्वागत किया है और उनके समर्थन में हमारा पूरा सिख समाज, हमारी माताएं, बहनें, सब आज सिख समाज के सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और इनको पूर्ण अपना समर्थन दिया है हमने। अभी तनखा साहब भी आपके पास रुके थे, क्या आश्वासन और क्या बात आप लोगों की? तनखा जी हमेशा से ही बड़े उसमें से अपने लीडर में से हैं और उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया और उन्होंने बोला है कि ये इस बार की सरकार सब अच्छे रूप में आएगी और कांग्रेस वापस आएगी। बहुत अच्छा रिस्पांस है इस यात्रा का। बदलाव की एक लहर है और बदलाव दिख भी रहा है क्योंकि लोग 20 साल के इस कुशासन से परेशान थे और एक नई बातें, एक नई चेतना के साथ एक नई जनरेशन सामने आएगी। अब बीजेपी तो चाहती है कि बुजुर्गों की सरकार चले, हम चाहते हैं युवकों की सरकार चले और हम युवा शक्ति के साथ हैं और युवा शक्ति कांग्रेस के साथ है और युवा शक्ति इस देश की 65%। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। ये ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बना होगा, हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद करते। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। छिंदवाड़ा जिले में डॉक्टर दंपति पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें डॉक्टर और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी उपचार के दौरान मौत की खबर है। गोलीबारी की घटना को क्यों अंजाम दिया गया है, इसका कारण अज्ञात है। पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक 25 वर्षीय युवक ने खमरा रोड स्थित डहरिया क्लिनिक के डॉक्टर के ऊपर पिस्टल से गोली चलाई। जब डॉक्टर को बचाने के लिए उसकी पत्नी दौड़ी, उनकी पीठ पर आरोपी के द्वारा फायर किया गया। हालांकि अभी पूरा मामला अज्ञात है कि युवक ने किस कारण गोली चलाई है। वहीं जानकारी के मुताबिक जिस युवक ने गोली चलाई उसने अपने आप को भी गोली मार ली है। पूरा मामला अमरवाड़ा विधानसभा का है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर को छाती में दाईं तरफ गोली मारी गई तो पत्नी को पीठ पर गोली लगी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर किस कारण युवक ने डॉक्टर के ऊपर गोली चलाई। साथ ही आरोपी के पास पिस्तौल कहां से आई। आरोपी का नाम सोनू मालवी निवासी सोनपुर बस्ती छिंदवाड़ा बताया जा रहा है। 2 लोग बाग आए हैं जिनको हिस्ट्री है कि इनको गोली मारी गई है। ये पहला श्री एम के डहरिया 55 साल और दूसरा वंदना डहरिया उनकी पत्नी है, वो 50 साल की हैं और दोनों को गोली लगने के बाद वहाँ से रेफर किया गया था
यहाँ पर हम लोगों ने उनका परीक्षण किया तो दोनों मृत अवस्था में थे, मतलब ब्रॉड डेड थे। गोली कहाँ पे लगी मृत्यु सर? हो चुकी जी। गोली कहाँ कहाँ लगी? एक को गोली छाती में लगी है, जो M.K. डेहरिया है उनको गोली छाती में दाहिने तरफ लगी है, और दूसरा वंदना जो है ऊपर पीठ की ऊपरी तरफ रीढ़ की हड्डी में उनको गोली लगी है। नागेंद्र सिंह सक्रवार, इंडिया टाउन न्यूज। पन्ना जिले में डेंगू का प्रकोप है, वहीं जिला प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। सब अपनी जिम्मेदारी से किनारा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जनवरी से सितंबर तक 21 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बताया कि जिस घर में पॉजिटिव मिले हैं वहां लार्वा नष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। पन्ना जिला चिकित्सालय हमेशा अपनी लापरवाहियों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है, जिसका एक बार फिर से नजारा देखने को मिल रहा है। जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, वहीं जिम्मेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। डेंगू से ग्रसित मरीज के परिजन ने बताया कि केवल हमारे करीबी 20 से 30 लोग हैं जिनका अन्य जगह उपचार चल रहा है। वहीं बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर CMHO से जब बात की गई तो उन्होंने बड़ी अजीब सी ही सलाह दे डाली। उनका कहना है कि बकरी का दूध पियो और पपीते के पत्ते का रस पियो। जब जिम्मेदार उपचार करने के बजाय यह सलाह देते नजर आ रहे हैं तो सोचा जा सकता है कि वे इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं। बता दें कि पन्ना जिले के सैकड़ों मरीज प्लेटलेट्स कम होने और डेंगू की बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं पन्ना चिकित्सालय में सेपरेशन यूनिट न होने से प्लाज्मा प्लेटलेट्स RBC को अलग अलग नहीं किया जा सकता और प्लेटलेट्स घटने पर अन्य हॉस्पिटल के लिए मरीजों को जाना पड़ रहा है। पन्ना हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जांच में आता नहीं है, बाहर से जांच कराते हैं जब वो आता है। और डेंगू पन्ना हॉस्पिटल में तो बिल्कुल इसकी जांच ही नहीं होती है। पन्ना हॉस्पिटल प्राइवेट देखते हैं वो, तो त्रिपाठी जी को प्राइवेट हमने दिखाया, प्राइवेट भर्ती भी किया उनने, और उसके बाद क्या किया, त्रिपाठी जी ने प्राइवेट रूम में भर्ती कर दिया और कोई ट्रीटमेंट नहीं। डेंगू के मरीजों के लिए सबसे पहले तो बता दूं, जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच और उपचार की व्यवस्था है ना। क्योंकि डेंगू की जांच के संबंध में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए जो एलाइजा मशीन के माध्यम से जांच होती है वही जांच वैलिड मानी जाती है, जो पॉजिटिव आती है। इसमें रैपिड कार्ड का टेस्ट जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी वैलिड नहीं माना जा रहा है। तो पूरी तरह से मतलब कोई भी मरीज आता है तो उसकी जांच और उपचार की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। पपीते की पत्ती का रस पीना है, छेने का रसगुल्ला खाना है, बकरी का दूध पीना है और नारियल पानी पीना है तथा कीवी फल खाना है। डेंगू से बचाव के अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें तथा जो है दिन में भी जो है पूरे वहाँ के कपड़े पहने, इससे मच्छर ना काटें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। पन्ना से मुकेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। शाजापुर वन विभाग के अमले ने विलुप्त हो रही चकलोन प्रजाति के सांप को बरामद करते हुए 6 आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शाजापुर वन विभाग के अमले ने विलुप्त हो रही सांप की रेड सेंट पुआ चकलोन प्रजाति को बरामद किया है। यह कार्रवाई सांप की खरीदी बिक्री करने की सूचना पर की गई। इस मामले में वन विभाग ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम वन विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोग विलुप्त प्रजाति के चकलोन प्रजाति के सांप को लेकर घूम रहे हैं, जो इसकी खरीदी बिक्री की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर वन विभाग ने दुपाड़ा रोड पहुंचकर जांच की तो मामला सही पाया गया। वन विभाग को इनके पास से चकलोन प्रजाति का सांप भी मिला है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में है और इसका उपयोग नशे की दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। यही वजह है कि इस सांप को लाखों में खरीदा या बेचा जाता है। वन विभाग ने लोकेश पिता हेमराज शर्मा निवासी झालावाड़, रोहित पिता बाबूलाल कश्यप निवासी झालावाड़, गोकुल पिता कचरूजी निवासी ग्राम आमला नानका तहसील सुसनेर जिला आगर, नारायण पिता प्यार जी ग्राम झापरिया तहसील सुसनेर जिला आगर, दुर्गेश पिता नारायण मेघवाड़ निवासी ग्राम अंतरालिया तहसील सुसनेर जिला आगर तथा भेरू सिंह पिता हरि सिंह तंवर निवासी ग्राम पिपलिया नाचगार तहसील सुसनेर जिला आगर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है। तस्करी रेस्क्यू एक्सपर्ट हरीश पटेल ने बताया कि भारत में
संरक्षित दो मुहा सांप की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जहां इसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में बहुतायत से पाए जाने वाले दो मुहा सांप का वैज्ञानिक नाम रेड सेंट बोआ स्नेक है। इस सांप से जुड़े कुछ रूढ़ियों के चलते बहुत बड़े पैमाने में इसकी स्मगलिंग होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दो मुहे सांप का इस्तेमाल विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। रेड सेंट बुआ प्रजाति का सांप है और इसकी स्मगलिंग हुआ करती है। ये शर्मीले स्वभाव का सांप होता है, इसके कोई जहर वहर नहीं होता, काटता भी नहीं है। और वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में यह शेड्यूल फर्स्ट के सेक्शन सी में नंबर 1 पे दर्ज है। और वन्य प्राणी अधिनियम में शेड्यूल फर्स्ट के वन्य प्राणियों पे 3 का अपराध करने पर उनको पकड़ना, उनका परिवहन करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। उसी अपराध के तहत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्रीय, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तेसर आदमी हम का करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 2024 तक अपना घर बनाने में सक्षम बनाना है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित गरीबों के लिए आवास प्रदान करना है, जिससे गरीब वर्ग के लोग अपने पक्के मकानों में खुशी से जीवन यापन कर सके। लेकिन इस योजना के जिम्मेदार ही योजना को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सक्ती जिले से। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में इन दिनों सक्ती जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत आडिल में भ्रष्टाचार की दीमक लगती नजर आ रही है, जहां ग्राम पंचायत आडिल के सरपंच पति द्वारिका प्रसाद गबेल द्वारा आवास योजना की किस्त निकलवाने और पास करवाने के नाम पर गरीबों से अवैध रूप से 5 से 10 हजार रुपयों की राशि मांगी जा रही है। वहीं पैसे नहीं देने वालों के जियो टैग न करवाते हुए उनकी किस्त रुकवाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पहली किस्त के लिए 5-5 हजार रुपए दे चुके हैं, जिसके बाद उनकी पहली किस्त प्राप्त हुई है। वहीं अगली किस्त के लिए किसी से 5,000 तो किसी से 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों को लिखित में कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। आवास योजना मेरे पिताजी के नाम से आया था। उसमें पहला किस्त में सरपंच एवं सचिव जी दोनों जने 5,000 ले चुका है। दूसरा किस्त में 5,000 फिर ले गया। उसके बाद तीसरा किस्त में ना 10,000 रुपये का मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा तीसरा किस्त रोक दिया है। तो इसके विषय में कहाँ शिकायत कुछ किए हैं आपने? हाँ,
इसके लिए मैं कलेक्टर ऑफिस गया था शिकायत के लिए और फिर गया था एसडीएम ऑफिस। क्या कार्रवाई अभी तक कोई आश्वासन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हमारे मोर पति के नाम इंदिरावास आ रही से सरपंच मोर बाबू के मोर माँ है मोर पति के है तो मन सरपंच मन पैसा नहीं देते 20,000 पैसा मांगा थे मोर नाम ऐसे इंदिरावास की तो पैसा मोर नहीं आ पाया थे। नहीं पैसा चाहिए। हमारे गांव में कई समस्या जो सरपंच द्वारा अनियमितता पाए गए हैं। एक जो आवास में कई जगह पहला किस्त हम 5,000 ले थे, दूसरा किस्त हम 10,000 की मांग कर रहे थे। उसी प्रकार राशन कार्ड में भी 1,000 2,000 कम से कम 1,000 में देते नहीं, 2,000 मांग कर रहे थे तब राशन कार्ड देते थे। तीसरा कई चीज़ समस्या ऐसे है, विधवा पेंशन या कोई भी पेंशन के 3 साल 4 साल विधवा पेंशन भी नहीं बना थे। सीतापुर विधानसभा समस्त ब्लॉक पंचायत में खेल महोत्सव 2023 का आगाज हुआ। खेल महोत्सव में ग्रामीण प्रतिभागी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खेल महोत्सव को लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खेल महोत्सव 2023 का शुभारंभ सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां सभी ब्लॉक और पंचायत में ग्रामीण प्रतिभागी खासे उत्साह के साथ अलग अलग खेलों में हिस्सा बन रहे हैं। महोत्सव के अध्यक्ष आदित्य भगत के द्वारा लगातार खेलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही समय समय पर उनके द्वारा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है। इस खेल उत्सव के समापन समारोह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की चर्चा करते हुए आदित्य भगत ने बताया कि 2 अक्टूबर को सीतापुर के गांधी स्टेडियम में वृहद स्तर पर इसका समापन किया जाएगा, जिसमें देश तथा प्रदेश के नामी कलाकार शिरकत करेंगे, जिसके आकर्षण का मुख्य केंद्र इंडियन आइडल अभिजीत सावंत होंगे। साथ ही प्रदेश के नामी कलाकार भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह आयोजन प्रतिभागियों के सम्मान के लिए किया जा रहा है। सीतापुर खेल महोत्सव 2023 एक अपने आप में एक नई पहल है। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी को मौका दिया गया है और जो खो खो है विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है। इसमें लगभग 150 पंचायत इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हर पंचायत से 4-4 टीमें आई हैं और आज जो हम यहाँ बिलासपुर ग्राउंड में हैं, यहाँ पे ब्लॉक लेवल का मैच हो रहा है। यहाँ 2 अलग अलग ब्लॉक से टीमें आई हुई हैं और इसका जो फाइनल है ये सीतापुर में होगा और फाइनल के लिए बहुत अच्छी तैयारी की गई है। इसमें राष्ट्र लेवल के जो कलाकार हैं वो आ रहे हैं, स्टेट लेवल के कलाकार हैं और सभी खिलाड़ियों को सम्मान करने का एक अच्छा बड़ा मंच तैयार किया गया है। अंबिकापुर से प्रदीप मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज। शहर के बलराम जोशी आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग शाला परिवार के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण को लेकर एक अभिनव पहल की जा रही है। प्लास्टिक मुक्त भारत और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए स्कूल के शिक्षक और छात्राओं ने मिलकर प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए आमजनों में जागरूकता की अनुकरणीय पहल की है। श्रावण मास से ही कई धार्मिक व पूजा का आयोजन शुरू हो चुका है। इसी समय से मंदिरों के साथ तालाबों में पूजा का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालु पूजा की विभिन्न सामग्रियां प्लास्टिक की थैली में लेकर जाते हैं, जो हमें विरासत में मिले तालाबों और नदियों में बहा दिया जाता है। इससे आसपास के घाटों में भी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक इकट्ठा हो जा रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए स्कूल के शिक्षक और छात्राएं ने मिलकर प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए आम जनों में जागरूकता की अनुकरणीय पहल कर रहे हैं। बालाराम जोशी आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग विद्यालय परिवार की ओर से तीज त्योहार के मौके पर इस अभियान की शुरुआत दुर्ग के सिविल लाइन स्थित शीतला मंदिर तालाब में किया गया, जिसे काफी सराहा गया। शहर की जनता को पहली बार इस जागरूकता से दिन भर साफ सुथरे घाट में पूजा करने का मौका मिला। इस अभिनव पहल की आम जनों ने काफी सराहना भी की। इसे देखते हुए गणेश जी के विसर्जन के मौके पर भी विद्यालय परिवार की ओर से प्लास्टिक मुक्त घाट के लिए अभियान चलाया गया। इस अवसर पर विसर्जन के लिए आने वाले भक्तों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्हें एक पौधा भी भेंट में दिया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए कपड़े से बने थैलों का भी निःशुल्क वितरण स्कूल की छात्राओं ने किया। शीतला घाट में ही लाउड स्पीकर से स्कूल के शिक्षक लगातार विसर्जन के लिए आए भक्तों को कम प्लास्टिक का उपयोग करने या न करने के लिए जागरूक करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1 अक्टूबर को प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का आह्वान देश की आम जनता से किया है।
जिसके लिए व्यापक रूप से देश की जनता भी इस अभियान से जुड़ने जा रही है। इस अभियान की सूत्रधार आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल ने बताया, एक बार जब वह इस घाट में पूजा करने आई थी तो देखा कि लोग काफी मात्रा में प्लास्टिक और पूजा की सामग्रियां तालाब में छोड़कर जा रहे हैं, जिससे काफी मात्रा में प्लास्टिक और गंदगी यहां इकट्ठा हो रही थी। इसे देखकर इस पहल की शुरुआत की प्रेरणा मिली और उनकी पहल में विद्यालय परिवार की ओर से शिक्षक एवं छात्राओं ने पूरा सहयोग भी किया। बीआरजे शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आए हुए हैं। मैं प्राचार्य, मेरा स्टाफ और बच्चे वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए हैं। ये प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान इन्होंने चलाया हुआ है और ये आज दूसरा दिन है जो इन्होंने चलाया। एक तो गणेश चतुर्थी के दिन, क्योंकि एक दिन पहले तीजा रहता है, तो तीजा की सामग्री जो पूजन सामग्री होती है तो यहाँ की दुर्ग शहर की जो भी महिलाएं हैं इसी तालाब में लाके ठंडा करती हैं। और फिर अभी आज अनंत चतुर्थी के दिन भी हमने ये शिविर लगाया, इनका एक अभियान चलाया है कि जो भी अभी गणेश जी को ठंडा करने आ रहे हैं तो प्लास्टिक मुक्त तो करें, साथ ही प्लास्टर और पेरिस से बने गणेश जी ना पूजन करें। ये खुद स्वयं से मिट्टी का गणेश जी बनाएं, घर में ही उसका विसर्जन कर लें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें, और करें भी तो यहाँ वहाँ ना फेंकें। अपने साथ यदि डस्टबिन दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो अपने साथ वापस ले जाएं, अपने घर के डस्टबिन में डाल दें, उसका ठीक से निस्तारण करें। हमने लोगों को अवेयर किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आपकी पॉलीथीन का यत्र तत्र ना फेंकें। पॉलीथीन उपयोग करने के बाद हमारे गार्बेज बैग था, हमने लाया हुआ था, उसमें डालें। अभी हम देख रहे हैं कि वही लोग करीब वही लोग आए हैं। उस दिन के हमारे अपील पर लोग अभी हम स्वयं देख रहे हैं कि वो पन्नी को इधर उधर ना फेंक के। गणेश विसर्जन के दौरान हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति और केमिकल रंगों का उपयोग ना करें, घर से बनी या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति का उपयोग करें और प्लास्टिक को पानी में ना बहाएं, इधर उधर ना फेंकें। एक कपड़े से बना झोला भी दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, जिससे कि वो कहीं भी जाएं तो अपने साथ लेके जाएं और जो भी सामान खरीदे वो उसका उपयोग करें। और प्लास्टिक के जो बैग्स आ रहे हैं उनका उपयोग ना करें। और एक हम उनको पौधा भी दे रहे हैं मुफ्त में, जो वो अपने घर के आंगन या कहीं पर भी लगाएं और उसकी देखभाल करें, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित होने से बचे। प्रयास बच्चों के द्वारा जो किया जा रहा है सराहनीय है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हमारे प्रदेश में, हमारे एरिया में किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत इसका सराहना करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे थैला दे रहे हैं कि थैले में अपना सामान रखें और प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करें। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तेसर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। जबलपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक पर 3 से 4 युवकों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया।
जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को विक्टोरिया अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। वहीं आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके सहारे आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जबलपुर कोतवाली थाना अंतर्गत लखनऊ एम्पोरियम के सामने दोपहिया वाहन चालक एक युवक पर 3 से 4 युवकों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। सड़क पर घटित हुई घटना से भीड़ एकत्रित हो गई, जिसकी कोतवाली थाना को तत्काल सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हुए युवक को विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती करने के साथ ही रिपोर्ट दर्ज की और आरोपियों को तलाश करने के लिए पुलिस घटनास्थल सहित अन्य मार्ग पर निकली। इस चाकूबाजी घटना में घायल हुए युवक का नाम मोहम्मद अलीम फूटाताल निवासी बताया जा रहा है। यह पैसे व माल लेकर ट्रांसपोर्ट जा रहा था, तभी कुछ युवक शराब के नशे में आए और पास में रखे चाकू से चेहरे, हाथ और जांघ पर हमला कर घायल कर दिया। घायल हुए युवक के पैसे और मोबाइल लेकर भाग निकले। इस चाकूबाजी की घटना से मार्केट में दहशत का माहौल है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। वहीं मामले में सीएसपी प्रभात शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया, घायल युवक को जिला अस्पताल विक्टोरिया मुलाहजा के लिए भेजा गया, जहां युवक का उपचार जारी है। पुलिस के द्वारा घायल युवक से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भार्गव बिल्डिंग के पास एक व्यक्ति का रास्ते निकलने का विवाद को लेकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। अभी उसको एमएलसी के लिए भेजा गया है। झगड़े का कोई स्पष्ट उसने कारण नहीं बता पाया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। फूटाताल की घटना है। ये माल लेकर जा रहे थे बलदोबाग ट्रांसपोर्ट में, तो ये मेरे पास काम करते हैं, तो इनको माल लेके गए, काफ़ी देर हुई और इन्होंने आज पेमेंट भी ली कि बोले 2 दिन त्यौहार रहा भाई, तो दूसरों को पेमेंट करनी है। तो 15,000 रुपये 500 रुपये के 30 नोट लिए उन्होंने। तो मैंने बोला माल छोड़ते हुए तुम घर चले आना, मैं दुकान बढ़ा के आ जाऊँगा। तो ये काफ़ी देर से फिर इसकी खबर नहीं लगी, तो घर से फ़ोन आया कि अभी तक आए नहीं। तो फिर मैंने पता किया तो पता चला कि ऐसी सी बात है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज़। गौरेला के एक बंद पड़े सिनेमा हॉल में आग लग गई। सुबह घूमने वाले लोगों ने जब सिनेमा हॉल के मालिक को इसकी सूचना दी, तब स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से सिनेमा घर में रखे लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया है। गौरेला मुख्य मार्ग पर रहवासी इलाके में स्थित सिनेमा हॉल में आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया, तो सुबह टहलने वाले लोगों ने इसकी सूचना सिनेमा हॉल संचालक को दी। सुबह सुबह लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना होने से बच गई। वर्षों से यह सिनेमा हॉल बंद था, जिसे गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इसी गोदाम के एक हिस्से में प्लास्टिक सामानों की सेल लगाई जाती थी। आग किन कारणों से लगी, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही जान पड़ता है। घटना से गोदाम में रखे लाखों का प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग पर स्थानीय लोगों की मदद से काबू पा लिया गया है। बीते 2 माह से यह प्लास्टिक सेल की दुकान बंद थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह सूचना मिली थी कि दुर्गेश टाकीज के बगल में जो पूर्व में अन्नपूर्णा टाकीज हुआ करता था, जहां पे सेल प्लास्टिक सामानों के घरेलू उपयोग के सामानों की सेल संचालित थी, वहां पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस बल के साथ पहुंचा गया है। लोगों की मदद से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड को भी सूचना है, वो भी मौके के लिए निकल चुकी है, ऐसी खबर है। और अभी आग पर काबू में है। चूँकि प्लास्टिक के सामान होने से थोड़ी सी संभावना है कि कहीं अंदर आग हो, जिसे भी लोगों की मदद से काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया है कि ये राखी के त्यौहार के बाद से ही करीब 2 महीने से ये बंद है और उसके मालिक के द्वारा उसे संचालित नहीं किया जा रहा था। आग बुझाने के बाद, आग में काबू पाने के बाद फिर बाकी चीज़ों की जांच। संभावना व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हो, बट आग पे काबू पाने के बाद अग्रिम कार्रवाई पे ये बातें साफ होंगी। पेंड्रा रोड से दया सिंह परिवार, इंडिया टाउन न्यूज़।
विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बना होगा। हमारे काम में नहीं आ सके तेसर आदमी हम का करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है। तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा।